गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। देखिए C9 क्लास है हमारी। C8 क्लास में मैंने आपको विकर्ण संबंध बताया था बेरिलियम और एल्युमिनियम का। ठीक है, बेरिलियम एल्युमिनियम में किस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, ये एक दूसरे के विकर्ण में उपस्थित होते हैं और इस कारण से यहाँ पर कुछ समानता होती हैं जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, अब तक काफ़ी सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो बेरिलियम एल्युमिनियम के आयन्स हैं उनमें प्रबल प्रवृत्ति होती है संकुल आयन बनाने की। ठीक है, संकुल आयन या कह सकते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। तो देखिए किस तरह के यहाँ पे आयन्स बन सकते हैं। पिछली क्लास में आपके अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो आप पॉइंट नंबर देख लेना कौन सा नंबर हुआ था। आई थिंक 7 पॉइंट हो चुके थे। आज का जो पॉइंट है वो 8th है और अगर नंबरिंग में कोई मिस्टेक आ रही हो तो आप आगे पीछे नंबर दे देना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पॉइंट्स में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों के आयन, अच्छा टॉपिक कौन सा है अपना? अपना टॉपिक है बेरिलियम और एल्युमिनियम में विकर्ण संबंध। ठीक है, दोनों के आयनों में संकुल आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यह जो है वो प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं संकुल आयन बनाने की, यानी ऐसे संकुल जिसमें चार्ज मौजूद होता है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव में इस तरह का कोई चार्ज मौजूद होगा। तो दोनों के आयन कौन से हैं? आयन है जैसे बेरिलियम के केस में हो गया और आयन जो कि संकुल आयन बना रहा है ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे संकुल आयन बनेगा। दूसरे का संकुल आयन बनेगा, वापस से हम फ्लोरीन के साथ ही बनाएंगे। ये बन गया संकुल आयन। ठीक है, यानी दोनों के जो बेरिलियम जो है उसके और एल्युमिनियम के आयन प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं संकुल आयन बनाने की। ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी दोनों के दोनों जो तत्व हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम, ये दोनों ही ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। आपको पता होगा ज्वाला परीक्षण क्या होता है। ज्वाला परीक्षण में जब इन तत्वों को गर्म किया जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित अवस्था में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने के वजह से अधिक ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होती है इनको उत्तेजित अवस्था में भेजने के लिए, जो कि दे पाना एक तरह से असंभव हो जाता है। ठीक है, 9वां पॉइंट, दोनों ही तत्व ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इन दोनों तत्व के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं यानी OH समूह जिनके साथ जुड़ा हुआ रहता है वो होते हैं हाइड्रोक्साइड। इन दोनों ही तत्वों के हाइड्रोक्साइड बहुलक प्रकृति के होते हैं। बहुलक में कई इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। दोनों के हाइड्रोक्साइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्षार के साथ अभिक्रिया। दोनों ही बेरिलियम एल्युमिनियम क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया भी मैं आपको बताऊंगी। दोनों ही तत्व क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की जो अभिक्रिया है बेरिलियम की किस तरह से क्षार के साथ अभिक्रिया होगी, इसी तरह से एल्युमिनियम की होगी। उन अभिक्रियाओं के बारे में भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन पहले आप इसको नोट करें पॉइंट्स वाइज। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ पॉइंट देखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट जो मैंने आज की क्लास में बताया है कि यहाँ पर इनके आयनों में संकुल आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जबकि इनके जो तत्व हैं वो ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। ज्वाला परीक्षण ना देने का कारण मैंने आपको बताया, जैसे कि इनका आकार छोटा होता है और बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिक ऊर्जा के साथ अधिक नाभिकीय आवेश होता है। वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाभिक से लेके उन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा होता है, जिसको तोड़ पाना या फिर उसे उत्तेजित अवस्था में भेज पाना बहुत ही असंभव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोनों के हाइड्रोक्साइड बहुलक प्रकृति के होते हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है कि ये बहुलक का निर्माण करें हाइड्रोक्साइड रूप में। दोनों ही तत्वों के दोनों ही क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये चीज़ें लिख ली होगी। लास्ट वाला जो 11वां पॉइंट है इसकी अभिक्रिया मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया देखनी है तो किस प्रकार से यहाँ पे अभिक्रिया होगी। बेरिलियम की अभिक्रिया NaOH के साथ हो रही है। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं।
तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी तो इसे हमने बाहर कर दिया। बाकी जो समूह है उसे देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, Ne2BeO2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक यौगिक बना। अगला जो है वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रही है NaOH की। ठीक है, इसमें अभिक्रिया में जल के अणु भी शामिल हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन के जितने भी यहाँ पर अणु आपको नज़र आ रहे हैं उन अणुओं को बाहर रखें क्योंकि इन्हें हमें मुक्त दिखाना है, और बाकी जो ग्रुप है उसको एक साथ जोड़ दें। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हैं, 2 सोडियम बचे हैं और 2 ऑक्सीजन हैं। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ये हो गया Na2NaAlO2। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण हुआ है। ये हमारी रिएक्शन हो गई जो 11th पॉइंट में है। ठीक है, ध्यान से इनको नोट करें। ठीक है, इसी के साथ जो विकर्ण संबंध हमारा टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। विकर्ण संबंध में सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा करवाई थी, फिर उसके क्या कारण है वो बताया था विकर्ण संबंध का। उसके बाद हमने उदाहरण देख लिए, जिसमें पहला उदाहरण मैंने आपको लिथियम मैग्नीशियम का करवाया था, और पिछली क्लास में मैंने आपको बेरिलियम और एल्युमिनियम का एग्जाम्पल बताया था, जो कि आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्राइड। देखिए हाइड्राइड होते क्या हैं। हाइड्राइड द्विआंगी यौगिक होते हैं, बाइनरी कंपाउंड होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन और दूसरा अन्य तत्व मौजूद होता है। यह अन्य तत्व हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसकी विद्युत ऋणता कम होती है। हम जानते हैं कि जो एस खंड के तत्व हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, दोनों की ही विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है। इस कारण से ये हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं और हाइड्राइड यहाँ पर बनता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, इस तरह से। पर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हम अब तक जानते थे ज़्यादातर कंपाउंड्स में H+ के रूप में पाया जाता है, पर ये जो हाइड्राइड होते हैं इसमें हाइड्रोजन H- के रूप में होता है उपस्थित। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्राइड हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्राइड की परिभाषा बता देती हूँ, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।
हाइड्रोजन के वे द्विआंगी यौगिक जिसकी विद्युत ऋणता, द्विआंगी यौगिक जिसमें ऐसा तत्व हाइड्रोजन के साथ उपस्थित होता है, जिसमें ऐसा तत्व हाइड्रोजन के साथ उपस्थित होता है, जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, ठीक है। यानी ऐसे द्विआंगी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ एक अन्य तत्व जुड़ा हुआ है, जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, वह हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हाइड्राइड कहलाते हैं हाइड्रोजन के वे द्विआंगी यौगिक जिसमें ऐसे तत्व हाइड्रोजन के साथ उपस्थित होते हैं जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, वह हाइड्राइड कहलाते हैं। सभी एस खंड के तत्वों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है। सभी एस खंड के तत्वों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है। इसमें क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु से बने हाइड्राइड में हाइड्रोजन H- के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, H- के रूप में होता है। अब तक हम जानते थे कि ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में यौगिकों में उपस्थित होता है, लेकिन हाइड्राइड में यह H- के रूप में उपस्थित होता है। यानी ये वाले जो यौगिक हैं, यह यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक प्रकृति के होते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी धातु है वो तो प्लस के रूप में होती है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो माइनस के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है।
जब फर्स्ट ए की बात की जाए यानी क्षार धातुओं की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है M+ और H-, जबकि सेकंड ए जिसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है, जिसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, और इस वजह से यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसमें ऊपर 2- भी लिख दें। तो जो फॉर्मूला है इस केस में, फर्स्ट ए के केस में MH आएगा और नीचे वाले केस में MH2 होगा। यहाँ पर M सेकेंड ए का तत्व होगा और ऊपर वाले में फर्स्ट ए का तत्व होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस थ्योरी को नोट करें। हाइड्राइड की एक परिभाषा है, थ्योरी है, उसके बाद हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये द्विआंगी यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के साथ कम विद्युत ऋणी तत्व मौजूद है, वह हाइड्राइड कहलाता है। एस खंड के सभी तत्वों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु से बने हुए हाइड्राइड में हाइड्रोजन H- के रूप में उपस्थित होता है। यह यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। आगे इसके बारे में आप लिखवाती हूँ मैं आपको। देखिए, आगे मैं आपको बताना चाहूँगी जो बेरिलियम मैग्नीशियम है, उन दोनों का साइज छोटा होता है। इस वजह से जो हाइड्राइड बनते हैं वो बहुलक प्रकृति के बनते हैं, सहसंयोजी वहाँ प्रकृति होती है और बहुलक बनते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो हाइड्राइड हैं क्षार धातुओं के, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के, वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। सभी क्षार धातु फर्स्ट ए के हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि बेरियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण
सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण बहुलकीय रूप में, बहुलीकृत रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुलक के रूप में बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे कि BeH2 का होल n और MgH2 का होल n। यहाँ n एकलक इकाई है, इकाई की संख्या, एकलक इकाई की संख्या है n यहाँ पर। तो देखिए, इस प्रकार से जो हाइड्राइड है उसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्राइड ऐसे द्विआंगी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दूसरे तत्व जो होता है हाइड्रोजन के अलावा उपस्थित तत्व, उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए उन्हें हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, हाइड्राइड में अगर हम देखें S खंड के जो तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, इस कारण से यह हाइड्राइड बनाते हैं। क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु से बने हाइड्राइड में हाइड्रोजन H- के रूप में उपस्थित होता है, अतः इनकी प्रकृति आयनिक होती है। सभी क्षार धातु हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड पूर्णतः आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि बेरियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण बहुलक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक हाइड्राइड तो बता दिया है कि हाइड्राइड किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखिए हम स्टार्ट करेंगे हाइड्राइड को एक एक टॉपिक के रूप में। सबसे पहले हम फर्स्ट है कि हाइड्राइड किस प्रकार के होते हैं, कौन सी वो अभिक्रिया देते हैं, क्या उनका फॉर्मूला होता है, वो टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद मैं आपको सेकंड ए यानी क्षारीय मृदा धातु के हाइड्राइड के बारे में बताऊंगी। वहाँ पर भी हम स्टार्टिंग में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टॉपिक चलेगा। आज की क्लास में हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया है कि हाइड्राइड होते क्या हैं, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।